गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी प्रीवियस फिजिक्स की क्लासिकल मैकेनिक्स की क्लासों में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में। टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशंस, और आज हम पढ़ेंगे एट वुड मशीन। एट वुड मशीन, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पास रहेगा एट वुड मशीन। तो इसको शुरू करेंगे तो देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ द मोशन, जिसमें हम ये तीसरा पढ़ रहे हैं। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हम इसमें तीसरा पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने दो पढ़ लिए थे, जिसमें पहला था सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर और दूसरा था सिंपल हमारे पास पेंडुलम। ठीक है। और तीसरा रहेगा एट वुड मशीन। एट वुड मशीन का मतलब होता है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये है एट वुड मशीन। ठीक, तो हमने यहाँ पर एक एट वुड मशीन ली है। यहाँ पर हम कुछ मान के चलेंगे। मान लीजिए कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स है, ये m1 मास है जो लटका हुआ है रस्सी की सहायता से। यहाँ पर मान लेते हैं इसका जो ये मान लें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, और यहाँ पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। देखिए, ये अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा ये। और मान लेते हैं ये चकली भी आपके पास यहाँ से किसी रस्सी की सहायता से बांध रखी है, इस तरह से ये, और इसको हमने लटकाया है इस तरह से। और इसकी जो रेडियस है r बराबर a मान लेते हैं। ठीक है। तो ये जो m1 द्रव्यमान है वो x1 और y1 पोजीशन पे है, और जो m2 द्रव्यमान है वो मान लेते हैं x2 और y2 पॉइंट पर स्थित है। ठीक है। यानी कि कुल मिला के ये कह सकते हैं, यदि हम इसको केवल एक डायरेक्शन की बात करें, और डायरेक्शन की फॉर्म में हम इस तरह से ले लेते हैं, इस तरह से ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हम x कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, ये हम y कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये जो ऊंचाई होगी ये रहेगी x1 और ये रहेगी x2, और इसकी जो रेडियस है ये, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये रहेगी पाई a, क्योंकि जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2πr। तो 2πr लिख करके आप 2 का डिवाइड करोगे तो पाई a बच जाएगा। अब पहले हम इसमें कुछ रिलेशंस निकाल लेते हैं, इसमें कुछ रिलेशंस निकाल लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको इसमें थ्योरी लिखवा देता हूँ, या फिर मैं पहले आपको थ्योरी लिख देता हूँ इधर, है ना, फिर मैं आपको रिलेशन बता दूंगा। तो आप लिखोगे लेट अस कंसीडर a at wood machine, a at wood machine with radius small a, with radius small a, at wood का मतलब होता है चकली, पुड़ी। ठीक है। with radius a, it contain two masses, it contain two masses m1 m2 m1 and m2। ठीक है। एंड रो, और एक कंडीशन और रहेगी, यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे m1 इज लेस देन m2 है। ठीक है, m1 लेस देन m2 है। हियर द लेंथ ऑफ रो एंड हियर द लेंथ ऑफ रोप, यानी कि रस्सी की जो लंबाई है इसको अपन स्मॉल एल ले रहे हैं। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मास m1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मास m1 is x1 y1 and
मास m2 इज x2 एंड y2, ये रहेगा। ठीक है, और इससे पहले जो रिलेशन है इसके बाद लिखोगे आप थ्योरी के बाद। मैं आपको इधर लिखवा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा लगे हाँ समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर रस्सी की कुल लंबाई कितनी है, l है। तो कुल लंबाई यहाँ से शुरू है इसकी, यहाँ से लेकर के ये पूरा चकली घूम के आएगी और यहाँ तक। तो हम लिखेंगे देखो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, x1 है। तो हम लिखेंगे x1 प्लस यहाँ से घूम करके ये आ रही रस्सी इधर, जिसकी लंबाई कितनी होगी पाई ए, तो इसमें आप पाई ए जोड़ देंगे, प्लस फिर यहाँ से और यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है x2, ये रहेगी x2। तो ये हमारे पास रस्सी की एक लंबाई है जिसका रिलेशन हमने निकाला। इस देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हमारे पास दो मासेस, मास m1 है और मास m2 है। तो इक्वेशन ऑफ जो मोशन होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगी वो हमारे पास 2 होगी, यानी कि 2 इक्वेशंस निकलेंगी। तो सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रहेगा 1/2 और m। ठीक है, पहले वाले मास के लिए m1 है और उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप उसको v1 स्क्वायर लिख सकते हो। v1 हमारे पास x1 डॉट ही होगा। और दूसरे मास के लिए 1/2 m2 और x2 डॉट का स्क्वायर लिखा। अब इसमें एक चीज़ और नहीं लिखी मैंने, इसमें y1 डॉट का स्क्वायर वाली टर्म से नहीं लिखी और y2 डॉट स्क्वायर वाली टर्म से नहीं लिखी। रीज़न क्या है, रीज़न यह है कि जो मोशन हो रही है, मोशन टेक ओनली x डायरेक्शन, इसलिए हम ऐसा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। इसको देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। सिमिलरली हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी, ये रहेगा mg। तो पहले मास के लिए जो हमारे पास ओरिजिन, देखो हम कहाँ मान रहे हैं, हम ओरिजिन वाली लाइन ये खींच दी बनी, ये ओरिजिन मान लें, ये हमारे पास y अक्ष है, ये y अक्ष हो गया मान लेते हैं। यहाँ से m1 मास कितना नीचे है x1 पर और m2 कितना है x2 पर। तो ये आपके पास h1 h2 का काम करेगी। तो आपके पास रहेगा कुछ इस तरह से m1g और x1 और प्लस m2g और x2, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये अब आगे देखिएगा, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आ गई है। तो हमारे पास लैग्रेंजन जो होगा वो मैं लिख देता हूँ, लैग्रेंजन ऑफ द सिस्टम इज लैग्रेंजन ऑफ द सिस्टम इज, ये रहेगा L इज इक्वल टू 1/2 m1 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 x2 डॉट का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आ गया ना, क्योंकि L हमारे पास होता है t माइनस का u, तो ये रहेगा माइनस का, ठीक, माइनस का m1g और x1 और माइनस का m2g और x2, इक्वेशन नंबर इसका 4 दे दीजिए। लेकिन हम एक चीज़ और करेंगे, अभी हम इस पूरी इक्वेशन में 2 वेरिएबल होंगे x1 x2, हम इसको एक में बदलना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो हम देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट थी L इक्वल टू x1 प्लस
पाई ए प्लस x2 ये है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ अबो इक्वेशन, अबो इक्वेशन तो रहेगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, बराबर ये रहेगा x1 डॉट, ठीक है, और ये पाई ए भी 0 हो जाएगा प्लस x2 डॉट, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप लिख सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, ऐसा लिख लेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे x1 डॉट की जो वैल्यू होगी वो माइनस x2 डॉट के बराबर, इसको देंगे समीकरण नंबर 5। तो आप जहाँ पर भी आपके पास x2 है उसकी जगह आप x1 डॉट माइनस के साथ लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिखते हो माइनस x1 डॉट इज इक्वल टू x2 डॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम इसको x1 बदल लेते हैं, तो x2 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे ये, और यहीं से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, x2 को रिप्लेस करें तो x2 की वैल्यू रहेगी l माइनस पाई ए माइनस x1। तो ये x2 की वैल्यू यहाँ पर चिपका देंगे और इस x2 की जगह हम लिख देंगे माइनस का x1 डॉट का स्क्वायर। देन द लैग्रेंजियन विल बी बिकेम एज, देखिए, देन द लैग्रेंजियन became as तो लैग्रेंजियन हमारे पास हो जाएगा L इज इक्वल टू 1/2 m x1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m2, ये m1 है ना, m2, एंड ये रहेगा माइनस x1 डॉट का स्क्वायर माइनस m1 g और x1 माइनस mg m2g एंड l माइनस पाई a माइनस x1, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से हो जाएगा L इज इक्वल टू, देखो ये और ये सेम हो गया, ये माइनस है तो इसके स्क्वायर करके प्लस हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो कि m1 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो m1 प्लस m2 और ये रहेगा x1 डॉट का स्क्वायर एंड माइनस का, ठीक है, एंड माइनस का। यहाँ पर देखिए आपके पास जी x1 कॉमन आ रहा है तो ये रहेगा m1 माइनस, सॉरी माइनस कॉमन ले लिया ना, हाँ, तो माइनस m2 और ये रहेगा gx1 और प्लस का m2g एंड पाई ए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, और इसको गुणा करके मैंने इसके साथ लिख दिया, और एक बचेगा लास्ट हमारे पास ये माइनस m2gl, ठीक है। तो ये लैग्रेंजियन आ गया। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि पूरी जो इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन में डॉट कहाँ लगा है, तो आप देखोगे डॉट केवल यहाँ लगा है, केवल एक कोऑर्डिनेट्स पर, जिसका वैल्यू है x1। तो ये हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स रहेगा qj, तो इसको बोलेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे नाउ यूजिंग लैग्रेंजियन इक्वेशन, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये रहेगा डेल अपॉन डेल टी, सॉरी डी अपॉन डी टी, डेल एल अपॉन डेल
क्यू जे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो। क्यू जे का रिप्लेसमेंट कर दीजिए तो आपके पास मिलेगा डी अपॉन डी टी, एंड ये रहेगा डेल एल अपॉन डेल एक्स वन डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स वन इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो हम वैल्यू पुट करेंगे एल यानी कि लैग्रेंजियन की वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। तो मैं लैग्रेंजियन की वैल्यू लिखूंगा डी अपॉन डी टी, चाहे लैग्रेंजियन की वैल्यू कितनी ही बड़ी हो मैं पूरा ही पुट कर लूँगा। देखिए लैग्रेंजियन की वैल्यू कितनी है आपकी बार आपके पास है कि 1/2 m1 प्लस m2 x1 डॉट का स्क्वायर, ये था, ठीक है, एंड माइनस देख लूँ मैं एक बार m1 माइनस m2 तो रहेगा m1 माइनस m2 और g कॉमन आ गया था और x1 कॉमन आ गया था माइनस का, तो आप लिख सकते हो सीधे ही m2g और l माइनस पाई a, मैं ऐसे लिख देता हूँ सीधे, कोई दिक्कत नहीं है, एंड माइनस का डेल अपॉन डेल x1 और इसको भी फिर से लिख दूंगा 1/2 m1 प्लस m2 और x1 डॉट का स्क्वायर, एंड माइनस ये रहेगा m1 माइनस m2 और g x1 माइनस m2g और l माइनस पाई a इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो आ गया। ठीक है, अब आप देखिए, अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर x1 डॉट है, तो यहाँ पर आप देखोगे x1 डॉट कहाँ पर है, केवल यहाँ पर x1 डॉट, ठीक है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये पार्ट भी ज़ीरो हो जाएगा, तो आप सीधे लिख दीजिए। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 और m1 प्लस m2 एंड इंटू 2x1 डॉट हो जाएगा। फिर आपके पास माइनस है, ये x1 के रेस्पेक्ट में है तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, केवल ये बचेगा, ये वाला बचेगा। तो यहाँ पर x1 के सापेक्ष एक हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस और एक माइनस ये है तो हो जाएगा प्लस, और ये रहेगा हमारे पास m1 माइनस का m2 और g इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से 2 से और हाफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास फाइनली m1, एक चीज़ रहेगी, ये देखो d/dt और था इसके साथ, तो d/dt और था इस पूरे के साथ, तो इसका और अवकलन करेंगे तो m1 प्लस m2 और इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये रहेगा x1 डबल डॉट, फिर प्लस है हमारे पास कि m1 माइनस m2 और g इक्वल टू ज़ीरो, g इक्वल टू ज़ीरो आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं तो आपके पास मिलेगा इस तरह से कुछ कि m1 प्लस का m2 और x1 डबल डॉट इज इक्वल टू, ये रहेगा आपके पास, देखो माइनस आएगा लेकिन माइनस को मैं अंदर कर देता हूँ, तो रहेगा m2 माइनस का m1 और z, तो आप यहाँ से x1 डबल डॉट की वैल्यू निकाल सकते हो जो कि आपके पास आएगी m2 माइनस का m1 बटे में ये रहेगा हमारे पास m1 प्लस का m2 और z, तो ये आपके पास जो रस्सी है या जो मास है उनके एक्सेलरेशंस होंगे, यानी कि त्वरण हमारे पास आ जाता है, त्वरण आ जाता है। और चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यदि आप इसमें फ्रीक्वेंसी निकालना चाहो तो आप इसमें ऐसे निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी कि ये आपके पास है d² x1 अपॉन dt स्क्वायर और साथ में है m1 प्लस का m2 और प्लस है m1 माइनस का m2
और z इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर आपके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका एक्सीलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप देख सकते हैं जो एक्सीलरेशन है x1 वो केवल मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा और गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड कर रहा है। पोजीशन चाहे उनकी कैसे भी हो, कहीं पर भी हो, उनका एक्सीलरेशन जो है वो केवल मास पे डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, इसके अलावा वो कहीं पर भी नहीं करेगा। आप इस फॉर्मूले को कक्षा 12 में पढ़ा, जब आप किसी मशीन को, एडवर्ड मशीन को सोल्व करते हो तो आप ऐसे करोगे, ये आपके पास की मशीन है, ठीक है, और इसको हमने इस तरह से लगाया गया है और यहाँ पर हमने रस्सी लटकाई, एक मास लटकाया है कितना m1, और इधर हमने दूसरा मास लटका दिया और ये हमारे पास है कितना m2। तो आप यहाँ पर तनाव निकालते हो, देखो इधर तो आप t निकालते हो और इधर भी आप t निकालते हो, t, और आज आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से आती है कि t माइनस का m1g बराबर m1a आएगा। फिर आएगा हमारे पास कि m2g माइनस का t बराबर m2a। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो a की वैल्यू है वो एक्सीलरेशन आ जाएगी और वो आएगा आपके पास m2 माइनस का m1 बटे में m1 प्लस का m2 और z। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर निकाली है, एक्सीलरेशन ही निकालना होता है और यहाँ पर भी हमने एक्सीलरेशन निकाला है, जो दोनों की लगभग क्या वैल्यू आती है, सेम वैल्यू आती है। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि जिस तरह से हम देखो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर टेंसर का वेक्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, टेंशन इज द वेक्टर एंड वेक्टर का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर फोर्स काउंट करते हैं, फोर्स इज ऑल्सो ए वेक्टर, बट यहाँ पर हम किसी प्रकार का कोई फोर्स या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी यूज़ नहीं करते हैं। बिना वेक्टर क्वांटिटी के यूज़ करना बहुत सिंपल है, ये सरलतम तरीका भी है किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन को सोल्व करने का, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए गुड डे।